Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, I will explain you paper 2 of Marvel paper solution section A. See, first question is true false. In first question, we have given that if the HCF and LCM of two integers are same, then these two integers are co-prime. तो सबसे पहले हमें को प्राइम का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है, ये ट्रू फॉल्स समझने के लिए। तो को प्राइम क्या होता है? अ को प्राइम नंबर इज अ सेट ऑफ नंबर्स और इंटीजर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। तो को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? की जो दो नंबर का कॉमन फैक्टर क्या हो, वन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। तो जैसे कि हमने ले लिया सपोज की नंबर 11 एंड 13, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1, ठीक है। और अगर इसका HCF हम फाइंड करेंगे तो HCF क्या मिलेगा? 1। बट LCM अगर फाइंड करेंगे तो LCM क्या मिलेगा? दोनों के मल्टीप्लीकेशन जितना। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि जिसका HCF एंड LCM सेम हो वो नंबर्स को प्राइम होंगे, ठीक है। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। देन सेकेंड, द पावर ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इज 7। हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और क्या बोला है? इसका पावर क्या है? 7। तो हम अगर पोलिनोमियल को ऑब्जर्व करें तो उसका कोई भी पावर यहां पे 7 नहीं है। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस kx प्लस y इज इक्वल टू k स्क्वायर एंड x प्लस ky इज इक्वल टू 1 have infinitely many solutions, then the value of k is opposite numbers to each other. तो हमारे पास दो इक्वेशंस है। सबसे पहले हमने लिख लिया यहाँ पे a1 इज इक्वल टू k कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 इज इक्वल टू 1 कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c1 इज इक्वल टू माइनस k स्क्वायर। वैसे ही a2 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1, b इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज k and c2 is equal to -1. Now we also have given that कि equation have infinitely many solutions. Infinitely many solutions तभी हो सकते हैं जब क्या हो? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Then put the value and compare. हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया and then 1 upon k. आप कोई भी दो को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। Now k upon 1 is equal to 1 upon k स्क्वायर। तो यहां पे क्या हुआ? k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो k इज इक्वल टू मिलेगा प्लस और -1। k क्यूब इज इक्वल टू क्या मिला? 1। और दोनों साइड क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो क्यूब रूट क्या होता है? k 1 का 1 ही होता है। सो k इज इक्वल टू 1। तो यहां पे हमें k का आंसर दोनों जगह पे सेम कौन सा मिला? +1। यहां पे -1 नहीं मिला। दैट मीन्स क्या आएगा? बट ओनली k इज 1 सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। सो आंसर क्या आएगा? k इज इक्वल टू 1। तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स आएगा। पीछे आपको ट्रू दिया हुआ है, ठीक है, तो वो गलत आंसर है। सही आंसर क्या आएगा? फॉल्स। यहां पे क्या बोला है? ऑपोजिट नंबर्स। ऑपोजिट नंबर्स नहीं है, क्या है? k इज इक्वल टू 1। देन इफ द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, देन वन सॉल्यूशन इज 5/2 आउट ऑफ 2 सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम k की वैल्यू यहां पे पुट अप करेंगे। k इज इक्वल टू 2 अगर इक्वेशन में रखे तो इट बिकम x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। देन सिंप्लीफिकेशन, ये दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। सो 4 2x के साथ भी मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, x स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। सो इट बिकम 4x स्क्वायर प्लस 4 2 8x माइनस 5 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0। नाउ 4 डिवीजन में से कहां पे जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। सो 0 इंटू 4 इट बिकम 0। और यहां पे हम क्या करेंगे? स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे जीरोस फाइंड करने के लिए, ठीक है। या स्प्लिटिंग मेथड भी अप्लाई कर सकते हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। सो 5 4s are 20 के दो फैक्टर्स हमें कैसे फाइंड करना है? कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 20 हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए? 8। सो इट बिकम 10 2s are 20, 10 minus 2 8। सो 4x स्क्वायर 10x माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 2x। तो अंदर क्या बचा? 2x प्लस 5 -1 कॉमन। ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। सो -1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो इन वन ब्रैकेट 2x प्लस 5 और इन अनदर ब्रैकेट 2x माइनस 1। सो x की वैल्यू मिली -5/2 और x की वैल्यू मिली 1/2।
तो देखिए दोनों जीरो में से कोई भी सॉल्यूशन 5/2 नहीं है, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. The decimal expansion of the rational number 13,211 divided by 1,250 will terminate after blank decimal place. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1250 को फैक्टराइज कर लेंगे. तो 1250 को क्या लिख सकते हैं हम, 625 मल्टीप्लाई 2, वेर 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5⁴ मल्टीप्लाई 2. दोनों साइड सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 2�3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, क्योंकि यहां पे 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो पावर क्या होता है 1, तो 2⁴ हो जाएगा. नाउ जितना पावर होता है उतने डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, उतने टर्मिनेट डेसिमल प्लेस हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 5⁴ है, 2⁴, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4. देन क्वेश्चन नंबर 6, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus 2y minus 3 is equal to 0 and 2x plus y minus 3 is equal to 0 have blank solution. तो सबसे पहले दोनों इक्वेशंस लिख के a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 लिख लिया. नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे वैल्यूज को, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. दैट मीन्स क्या आएगा यहाँ पे, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि जब भी a1 a2 एंड b1 b2 मैच नहीं करते हैं तो इक्वेशन को क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशंस. देन 7 नंबर, ब्लैंक इज नॉट क्वाड्रेटिक ऑप्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों जो आपके ऑप्शंस है उसको ऑब्जर्व करना है. तो फिर ऑब्जर्व करने के बाद देखो लास्ट वाला आपका ऑप्शन है 2x + 1 इंटू 2x - 1. अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें सो इट बिकम a + b इंटू a - b. तो इसका इक्वेशन है a² - b², सो इट बिकम 4x² - 1 का स्क्वायर 1. और इस साइड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, 4x का मल्टीप्लीकेशन x के साथ 5 के साथ, 3 का मल्टीप्लीकेशन x के साथ 5 के साथ, सो इट बिकम 4x² - 20x + 3x - 15. नाउ 4x² कट, सो इट बिकम 17x + 14. तो ये तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन. तो इसका मतलब इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आंसर क्या आएगा, 2x + 1 इंटू 2x - 1 इज इक्वल टू 4x + 3 इंटू x - 5. देन क्वेश्चन नंबर 8, फाइंडिंग सम ऑफ n टर्म ऑफ एनी AP इज ब्लैंक पोलिनोमियल. हमें क्या पूछा है कि अगर हम कोई AP का n टर्म फाइंड करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करते हैं, तो वो कौन सा पोलिनोमियल बनेगा. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स का इक्वेशन रख दिया, क्या आएगा, n इंटू n + 1/2. सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, 1 + 2 + 3. और इसके पहले के पेपर में ही हमने देखा है कि इसका आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर क्या आता है, n इंटू n + 1/2. तो इसका मल्टीप्लीकेशन n के साथ, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन. तो ये कौन सा पोलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. देन क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल XYZ YP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल Y. ये आपकी रिड्यूस सिलेबस में से है बट फिर भी एक बार ध्यान दे देना. इन ट्राइंगल XYZ YP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल Y. Y क्या है, बाइसेक्टर है. ठीक है, YP इज बाइसेक्टर किसका, एंगल Y का. दैट मीन्स ये क्या करेगा, एंगल Y को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. तो जब भी बाइसेक्टर की बात आए तो उसके लिए इक्वेशन है, कैसे इक्वेशन अप्लाई करेंगे हम, तो y के इस साइड का पार्ट लिखेंगे xy अपॉन yz, xy अपॉन yz. इस साइड के पार्ट में क्या है, xp अपॉन pz, इस साइड का पार्ट. ठीक है, इस साइड के पार्ट के साइड में क्या होगा, इस साइड वाला पार्ट xp और यहाँ पे pz. देन आफ्टर पुटिंग वैल्यू वी विल गेट आंसर pz इज इक्वल टू 5.7. और हमें क्या फाइंड करना है, xz. तो अगर हम फिगर को ऑब्जर्व करें तो xz इज इक्वल टू क्या होगा, xp + pz. xz इज इक्वल टू xp + pz. तो xz का आंसर क्या मिला, 9.5 सेंटीमीटर. देन क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैंक इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स O of 0 0 एंड P of -8 0. हमें क्या करना है, ये दोनों के मिड पॉइंट्स फाइंड करना है. 2 कोऑर्डिनेट्स दिए, उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है. तो वो कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो r ऑफ xy इज इक्वल टू क्या है, x1 + x2/2 y1 + y2/2. ठीक है, नाउ 0 - 8 डिवाइड बाय 2, 0 + 0 डिवाइड बाय 2.
2 4 8, 0/2 0. तो आंसर इज -40. Then question number 11. The area of a rectangle is 60 meters square. The length of the rectangle is 4 more than its breadth. We assume breadth as x. Then write an quadratic equation. हमें सिर्फ क्या बनाना है? Quadratic equation. क्या बोला है? Length of rectangle is 4 more than its breadth. और breadth क्या दी हुई है? x. तो सबसे पहले breadth x लिख लो. तो length क्या हो जाएगी? 4 more than its breadth. That means x plus 4. लेंथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? x प्लस 4. नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू इक्वेशन क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है 60 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे रख दिया 60 हमने. लेंथ इज x प्लस 4 एंड ब्रेथ इज x. नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. देन क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड n term of an AP when the first term a is equal to -3 and common difference d is equal to +4. तो a is equal to हमें दिया है -3 and d क्या दिया हुआ है? 4. हमारे पास इक्वेशन है n टर्म फाइंड करने का. an is equal to a plus n minus 1 into d. n की जगह पे हम n ही रखेंगे, a की जगह पे -3, n minus 1 as it is, d की जगह पे 4. सो -3 प्लस ये 4 का मल्टीप्लीकेशन n के साथ भी होगा, 1 के साथ भी होगा. सो -3 प्लस 4n माइनस 4. माइनस माइनस प्लस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, तो आंसर क्या आएगा? 4n माइनस 7. ठीक है, गलती से मैंने यहां पे पहले -4 ले लिया था, दैट्स वाई आई मेड अ मिस्टेक. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 4n माइनस 7. Now question number 13. The same ratio of corresponding side is referred to as the scale factor for the polynomial is also known as representative factors. क्या बोलेंगे हम इसे? Representative factors. Then question number 14. If √1 minus cos square theta into sec square theta is equal to x, then find the value of x. What we have to find? x की value. तो इसका simplification करना पड़ेगा. Now we know that 1 minus cos square theta is equal to sin square theta and into sec square theta. Now स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, तो यहाँ पे क्या बचेगा? sin थीटा इंटू sec थीटा. गॉट इट. नाउ sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos थीटा. तो sin थीटा इंटू 1, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज tan थीटा. Now question number 15. A chord of a circle of radius 20 cm subtends a right angle at the center. Right angle, that means theta is of 90 degree and radius r is equal to 20 cm. तो सबसे पहले डेटा लिख लिया. Now what we have to find? Area of minor sector. Area of minor sector find करना है, that is pi r square theta upon 360. You have to put the value and after simplification you will get your answer. ठीक है, r is equal to 20 रख देना and theta is equal to 90. Now question number 16. If we draw tangents from the end points of a diameter of a circle, then geometrically what they represent. तो देखिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे and it is the diameter of a circle, और diameter के end point पे हमने एक tangent बनाया और उसके सामने दूसरा tangent बनाया, तो geometrically दोनों क्या हुए? एक दूसरे के पैरेलल. तो आंसर क्या आएगा? पैरेलल. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. If 15 cot a is equal to 8, then cosec a is equal to blank. तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी काफी बार कर चुके हैं. नाउ सी 15 cot a is equal to 8, तो cot a is equal to हम क्या लिख सकते हैं? 8 अपॉन 15. ये 15 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में. नाउ cot a का इक्वेशन हमें पता है, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो एडजेसेंट इज AB, ऑपोजिट इज 15. नाउ आपको पता है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. तो आपको पाइथागोरस अप्लाई करने पे वैल्यू पुट अप करने के बाद AC इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 17. AC की वैल्यू यहां पे रख दो 17. नाउ कॉसेक का इक्वेशन रखो. कॉसेक का इक्वेशन क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड, दैट मीन्स 17 अपॉन 15. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. द एरिया ऑफ अ सेक्टर
ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? रेडियस दी हुई है एंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दैट इज 75। फाइंड द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो यहां पे देखो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है पाई आर स्क्वायर थीटा इज अपॉन 360 दैट इज 75। रेडियस रख लो, थीटा रख लो, तो आपको थीटा क्या मिलेगा? थीटा हमारे पास नहीं है, और लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कंपलसरी वैल्यू ऑफ थीटा। तो सबसे पहले थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो थीटा फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया? एरिया हमारे पास है तो एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वेशन में वैल्यू पुटअप की। तो थीटा की जगह पे हमें क्या मिलेगा? 270 अपॉन पाई। यहां पे मैंने क्यों पाई की वैल्यू नहीं रखी? क्योंकि आगे भी हमारे पास पाई की रिक्वायरमेंट है, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थीटा क्या मिला? 270 अपॉन पाई। नाउ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू इक्वेशन है पाई आर थीटा अपॉन 180। ठीक है, तो पाई, पाई की जगह पे पाई, आर की जगह पे 10, थीटा की जगह पे 270 अपॉन पाई। यहां पे पाई पाई कट, इसी वजह से मैंने क्या किया था? पाई की वैल्यू नहीं रखी थी। 0 0 कट, 9 2 सा 9 3 सा, सो आंसर इज 15 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, तो अच्छे से ध्यान देना ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इफ द हाइट ऑफ अ कोन ट्रिपल्ड एंड इट्स रेडियस इज डबल। तो सबसे पहले यहां पे हम लिख लेंगे जो डेटा हमें दिया हुआ है वो। तो रेडियस क्या होगी? ओरिजिनल कॉन की r एंड हाइट इज h। ठीक है, फॉर ओरिजिनल कॉन। नाउ फॉर न्यू कॉन, रेडियस को क्या किया हुआ है? डबल किया हुआ है, तो यहां पे लिख लेंगे रेडियस इज डबल दैट मीन्स 2r एंड हाइट इज ट्रिपल दैट मीन्स 3h। तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कॉन क्या आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। नाउ वॉल्यूम ऑफ न्यू कॉन, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू कॉन क्या आएगा? 1/3 पाई, आर की जगह पे क्या है? रेडियस 2r, तो यहां पे लिखेंगे 2r स्क्वायर इनटू हाइट की जगह पे 3h। देखो सबसे पहले मैंने 3 3 कट कर लिया था, बट 3 3 कट कर देंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो 3 3 कट मत करना। ठीक है, सो 1/3 पाई 2r का स्क्वायर क्या होगा? 4r स्क्वायर और 3h की जगह पे 3h। नाउ 4 3 सा 12, 12 को बाहर निकाल दो, अंदर रखो 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ताकि आप इजीली कंपेयर कर सको। तो देखो ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन। तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन कितना है? 12 टाइम्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन से कितना है? 12 टाइम्स, क्योंकि ये है वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन मल्टीप्लाई 12, तो आंसर क्या आएगा? 12 टाइम्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20, if the mean of data 1 2 3 dot 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 n is 6n upon 11 then n is equal to। तो आपको पता है कि मीन का इक्वेशन क्या है? जब भी ऐसे हमें इंफॉर्मेशन ऐसे दिए हो तो क्या है मीन का इक्वेशन? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ऐसी इंफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हम? अनक्लासिफाइड डेटा। ये जो डेटा है वो क्या होगा? अनक्लासिफाइड डेटा। ठीक है, इसका इक्वेशन आप 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। नाउ मीन क्या दिया हुआ है? 6n अपॉन 11, तो मीन की जगह पे मैंने 6n अपॉन 11 रख दिया। अभी आपको पता है सिग्मा एक्स आई मीन्स जो भी ऑब्जर्वेशन हमें दिए हो उसका एडिशन। तो यहाँ पे क्या कहां तक दिया है? n तक, तो 1 + 2 + 3 अप डॉट 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 अप टू n। ना इसका तो आपको पता है ये क्या हुआ? सम ऑफ n नंबर्स। ठीक है, इसे हम Sn भी लिख सकते हैं, और Sn का इक्वेशन क्या है? n × n + 1/2। गॉट इट स्टूडेंट्स? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ n नंबर्स फाइंड करने का इक्वेशन क्या है? n × n + 1/2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं n × n + 1/2, नीचे डिवाइड बाय जो जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं वो, तो कितने हैं? अप टू n, तो नीचे n लिखेंगे। नाउ ये n इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, सो इट बिकम 6n², और इसकी जगह पे n × n + 1/2। नाउ 2 गोज इन मल्टीप्लीकेशन विथ 6n² और 11 जाएगा यहाँ पे, सो 12n² इज इक्वल टू 11n² + 11n। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे n × n, n² n × 1 n। नाउ n² वाले टर्म्स एक साइड ले लिए हमने। 12n² - 11n² इज इक्वल टू 11n। सो 12n² - 11n² बचा क्या? n² इज इक्वल टू 11n। एक n कट, तो n इज इक्वल टू 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 21,
what is the probability to get 45 marks out of 80 marks from the question paper। तो देखो जब भी ऐसे आपको आता है कोई भी क्वेश्चन कि 100 मार्क के पेपर में से कितने पॉसिबिलिटी है 50 मार्क्स आने की, तो सब में एक ही मेथड अप्लाई होगा। कैसे? तो यहाँ पे ध्यान देना, हमें क्या बोला है 80 मार्क्स। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ने 81 क्यों लिखा, क्योंकि जब भी यहाँ पे मार्क्स की बात आती है तो हम नीचे क्या लिखते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो 81 कैसे हुए, देखो 1 to 80 तो आपको पता ही है कि 80 तो होते ही है, बट इसमें हमें जीरो को भी काउंट करना पड़ेगा। जीरो को क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि काफी बार कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की होती है, तो उनके 0 मार्क्स आने की भी पॉसिबिलिटी है। तो हमें जीरो को भी काउंट करना है इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम में। दैट्स व्हाई इट बिकम 81। ठीक है, और कोई भी पेपर में कोई भी मार्क्स कितनी बार आता है, 1 टाइम। तो ऊपर क्या आएगा 1/81। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि 50 आउट ऑफ 50 आने की पॉसिबिलिटी, तो भी क्या लिखते हैं हम 1/51। ठीक है, नीचे एक ऐड करके ही लिखेंगे क्योंकि 0 मार्क्स आने की भी पॉसिबिलिटी होती है। दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे 1/51। और यहाँ पे क्या लिखा मैंने 1/81। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आर सेम देन फाइंड इट्स रेडियस। तो जो भी हमें दिया है वैसे ही हम अप्लाई करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या दिया है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का इक्वेशन πr² इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है 2πrh। नाउ पाई कट h कट, सो बचा क्या r² इज इक्वल टू 2r। एक r कट, सो r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये तो हम काफी बार अभी तक यूज कर चुके हैं। सो n इंटू n प्लस 1/2। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म, nth टर्म बोला है तो nth टर्म फाइंड करने का इक्वेशन क्या है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बहुत ही ईजी था ये तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, मीडियन इज इक्वल टू 13.2, मीन इज इक्वल टू 15.3। व्हाट वी हैव टू फाइंड मोड। तो आपको पता है जब भी मीन, मीडियन और मोड की कंबाइन में बात आती है तो हमारे पास इक्वेशन है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, वेर m इज इक्वल टू 13.2 माइनस 2, x बार इज इक्वल टू 15.3। सो 13.2 इंटू 3 क्या बनेगा 39.6 माइनस 30.6, सो z इज इक्वल टू 9। बहुत ही ईजी है ये इक्वेशन, तो अच्छे से याद रख लेना क्योंकि ऐसे इक्वेशन आने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है। नाउ सेकेंड वाला ऐसा ही है, सिर्फ डिजिट्स आर चेंज, तो आपको वो खुद से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ मार्वल पेपर सॉल्यूशन का पेपर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस पेपर 3। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आगे भी ऐसे सॉल्यूशंस साथ में करते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।